नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा, हम बात करेंगे अगले 1 घंटे में। बात होगी कांग्रेस की, जहां संगठन पर तो चुप्पी है लेकिन ईवीएम पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या कुछ सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात होगी कि गठबंधन में टेंशन लेकिन सभापति पर जंग, इसके पीछे का आखिर एजेंडा क्या है और सभापति पर जंग आखिर क्यों हो रही है, इसके पीछे का जो हिडन एजेंडा है उस पर भी हमारी आज विस्तार से चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। और साथ ही साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, यूनुस सरकार का कबूलनामा, आखिर इतनी देर से ही सही लेकिन यह कबूलनामा क्यों आए? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं के संग्रह का किया विमोचन। 23 खंडों का संग्रह सीनी विश्वनाथन द्वारा संकलित और संपादित। पीएम मोदी आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स को करेंगे संवाद। 51 नोडल केंद्रों पर 1300 से अधिक छात्र टीमों को करेंगे संबोधित। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा में जमकर हंगामा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर उठाया सवाल। जेपी नड्डा ने कांग्रेस से सोरोस के साथ संबंधों पर मांगा जवाब। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई के लिए संघर्ष को बताया बड़ी वजह। शांति बहाली के लिए काम करने की जरूरत को बताया समय की मांग। और बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पहली बार हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हिंसा की बात को स्वीकारा। भारतीय विदेश सचिव किरण विक्रम मिस्री का दौरा खत्म होने के 1 दिन बाद किया ये खुलासा। और सबसे पहले बात कांग्रेस और उसके संगठन की कि आखिर संगठन पर चुप्पी है तो ईवीएम पर सवाल बार बार क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे का एजेंडा क्या है? महाराष्ट्र असेंबली चुनाव के बाद इस सवाल को लेकर महासचिव महाविकास अघाड़ी में दमदार चर्चा थी कि अघाड़ी के जीते हुए विधायक विधानसभा में शपथ नहीं लेंगे, लेकिन शपथ लेने वालों में नेता सबसे आगे रहे। दरअसल जनादेश ने अघाड़ी में किसी दल को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के लायक भी नहीं समझा, लेकिन अघाड़ी में बहस तीनों दलों में इस बात को लेकर है कि विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन हो। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की बात आती हो और उस पर आदी हो चुके हैं विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। एनसीपी के नेता शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी की बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा की गई। इंडी गठबंधन का आरोप है कि बीजेपी की नेतृत्व वाली महायुति के पक्ष में ईवीएम में कथित गड़बड़ी के कारण अघाड़ी की हार हुई है। केजरीवाल ने दिल्ली में वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया। उधर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव में आई शिकायतों पर जांच के बाद गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं और सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में है। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को खारिज कर चुका है, लेकिन बार बार वहां जा रहे हैं। पिछले दिनों एक याचिका पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हार जाओ तो ईवीएम में गड़बड़ी और अगर जीत जाओ तो चुप्पी। कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई थी। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी आत्म परीक्षण को तैयार नहीं है। किसी नेता पर हार की जिम्मेदारी तय नहीं होनी है, लेकिन ईवीएम को कटघरे में जरूर खड़ा करना है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हार की वजह लचर संगठन है। प्रदेश में 10 वर्षों से कोई संगठन नहीं है, लेकिन हम 1-2 नेता के दम पर चुनाव जीतने का दावा करते हैं। सवाल सीधा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में संगठन को लेकर इतनी उदासी क्यों है? क्यों राहुल गांधी की टीम वर्षों से संगठन पर काबिज है? पहला सवाल लोग महासचिव केसी वेणुगोपाल को लेकर पूछ रहे हैं। 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर डिक्लेरेशन पास किया था,
जिससे संगठन को धार देने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए थे। उदयपुर प्रस्ताव में एक व्यक्ति एक पद प्रमुखता से रखा गया था। सीडब्ल्यूसी के अधिवेशन में महासचिव या अन्य अधिकारी 5 साल से ज्यादा नहीं रखे जा सकते, यह तय किया गया था उदयपुर अधिवेशन में। नए लोगों को मौका देने के लिए उदयपुर संकल्प में कई तरह के प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे कभी लागू नहीं किया। वजह, इसका प्रभाव सीधे राहुल गांधी की टीम पर पड़ता। मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता की भी भूमिका में है, मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन यह सवाल उठना लाजिमी है कि एक व्यक्ति एक पद का आखिर क्या हुआ। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी एक पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप बनकर रह गई है। गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में हैं। जाहिर है संगठन भी परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो बात ईवीएम से लेकर संगठन तक की। आखिर संगठन में अगर फेरबदल नहीं होगा और हार होगी तो ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ईवीएम पर अब लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। भाई ईवीएम पे लोगों का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है और चुनाव आयोग इसमें दखल नहीं ले रहे और इसलिए ये आवाज माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम जजमेंट लेंगे, क्योंकि ये जनभावना है और जनभावना को आदर करना, उनका सम्मान करना हमारा काम है और हम करेंगे। अब 2 बातें आप समझ लीजिए कि एक तो जनता रेडी नहीं है, ये कह रहे हैं कि जनता का ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो ये समझने की बात है कि हर बार वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। जो पब्लिक जाकर वोट दे रही है वो पहले कितना देती थी और अब कितना दे रही है। तो ये जनता खुद समझदार है कि आखिर भरोसा किसका नहीं है। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर भाजपा का साथ देने का आरोप लगाया है। ये जो चुनावी घोटाला महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया है, दिल्ली में हम उसको सफल नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग अगर इस पूरे खेल में शामिल है तो उससे तो मिलके अपना विरोध दर्ज कराना होगा। तो फिर वही सवाल उठेगा कि दिल्ली में 67 और 62 ये सीटों की संख्या अगर चुनाव आयोग सरकार के साथ यानी बीजेपी के साथ अगर मिली हुई है तो यहां पर कैसे आपने जीत हासिल कर ली। इस सवाल पर चुप्पी है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कहना है कि क्या वायनाड, कर्नाटक और तेलंगाना की जीत के लिए भी ईवीएम जिम्मेदार है। पहले प्रियंका वाड्रा को संसद छोड़नी चाहिए क्योंकि उसी ईवीएम से वो जीती हैं। झारखंड की सरकार उसी ईवीएम से बनी, उनको छोड़नी चाहिए। कर्नाटक की सरकार उसी ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन को हैंडल करने में बनी है, उसको छोड़नी चाहिए। और तेलंगाना के अंदर जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो एमएलए को रिजाइन कर देना चाहिए। जब ये सब ये करेंगे उसके बाद देश की जनता ये समझ सकेगी कि इनके किसी भी आरोप में सिंसेरिटी है। राहुल गांधी के 80 बार रीलॉन्च करने के बाद भी अगर राहुल गांधी रीलॉन्च नहीं हो रहे तो इसके लिए ना इलेक्शन कमीशन, ना चुनाव आयोग, ना सुप्रीम कोर्ट, ना जनता जिम्मेदार है। खुद कांग्रेस पार्टी का देश विरोधी एजेंडा जिम्मेदार है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। सबसे पहले तो संगठन मजबूत करना चाहिए। अब जैसे हरियाणा में पिछले 10 साल से संगठन है ही नहीं, ना जिले के प्रधान है, ना ब्लॉक के प्रधान है, ना सिर्फ पीसीसी का एक प्रधान काम करता है। हालांकि हमने प्रयास किया, किसी कारण से नहीं हो सके। संगठन बना चाहिए नीचे से लेके ऊपर तक। भर्ती हुई, खूब हुई, काफी भर्ती हुई, लेकिन संगठन पूरा नहीं बना सके। तो संगठन मजबूत बनाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक अवसर पर अभी हफ्ते भर पहले शायद कहा था कि संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है, लेकिन वो बदलाव शुरुआत कहां से हो ये भी समझने की जरूरत है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, सबसे पहले आपके पास आएंगे और संगठन की बात करें और उसके बाद फिर ईवीएम की बात हो जाएगी। संगठन में बार बार ये कहा जा रहा है, उदयपुर कन्वेंशन जो अभी हमने अपनी स्टोरी में दिखाया कि बड़े जोर शोर से ढोल ताशे बाजे के साथ में ये संकल्प लिया गया था कि 5 साल से ज़्यादा जो लोग लंबे समय से जिन पदों पर जमे हुए हैं उनको हटाया जाएगा और नए लोग लाए जाएंगे, नए फेसेस आएंगे। लेकिन सब नतीजा सिफर, क्योंकि पार्टी जो है
वो जिस तरह का आरोप बीजेपी लगाती है कि एक परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप बनकर रह गई है, आखिर अगर हटाएंगे तो उनके अपने लोग ही उस पर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, चाहे स्वयं अध्यक्ष जी क्यों ना हो। आपने बताया कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को संगठन से हटाया जाएगा या संगठन में जगह नहीं दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र कितनी है आपको पता होगा। 75 वर्ष से ऊपर की उनकी उम्र है, वो खुद ही अध्यक्ष है। तो कांग्रेस के संगठन की जो नियामक हैं वो अपने ही नियम को काट देती है। आप देखें कि संगठन की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जब पहले इनकी हार हुई, जबरदस्त हार हुई, तो उसके बाद से जो कांग्रेस के इनर सर्किल में लोग थे, जो कांग्रेस के अंदरूनी जो लोग थे, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राहुल गांधी के पीछे एक जो पूरी मंडली है, चाहे वो बैजू हो, चाहे वो केसी वेणुगोपालन हो, ये जमीनी जो पहुंच है वहां कार्यकर्ताओं तक इनकी नहीं है। दूसरी चीज जो आप देखते हैं कि राहुल गांधी कितनी बार कभी मोची की दुकान पे चले जाते हैं, कभी जनरल स्टोर की दुकान पे चले जाते हैं, कभी रेलवे की कूलियों की समस्या सुनते हैं। तो संगठन के लोगों का कहना था कि अगर यही राहुल गांधी उन कार्यकर्ताओं के घर में जाते जो डेडिकेटेड है कांग्रेस के, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता डेडिकेटेड नहीं है, चाहे वो बिहार जैसा ही राज्य क्यों न हो, हमने देखा है कि आज भी वहां डेडिकेटेड कांग्रेसी हैं। तो वो संगठन के लोगों का कहना था कि राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ विजिट करना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो उभर कर सामने आई है, और यही कारण है कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को यह स्वीकार करना पड़ा कि संगठन में कहीं न कहीं बदलाव करने की जरूरत है। वही चीज महाराष्ट्र में उभर के सामने आया जब आपने देखा कि नाना पटोले ने तुरंत इस्तीफे की पेशकश की, हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी जो कल है, हालांकि उसको गांधी परिवार के द्वारा उसके दबाने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन इंटरनल जो डेमोक्रेसी की बात कही जाती है कि कांग्रेस में खुलकर कोई गांधी परिवार के खिलाफ कोई आवाज उठा दे या कोई राहुल गांधी के खिलाफ कोई बोल दे, तो हालांकि G20 जब बना था तो इसमें लगा था कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिला है, लेकिन उसके बाद से खासकर न्याय यात्रा में उनको थोड़ी सफलता मिली, और न्याय यात्रा में सफलता के बाद एक बार फिर जो कांग्रेस की राजनीति है या कांग्रेस का जो संगठन है बिल्कुल गांधी परिवार सेंट्रिक हो गया है। जी बिल्कुल, गांधी परिवार सेंट्रिक हो गया है, लेकिन सवाल इसमें ज़रूर बनता है, और मैं विनोद मिश्रा के पास इस सवाल के साथ जाऊंगा कि जब करना ही नहीं है तो संकल्प लेने का ये जो एक दिखावा है ये क्यों है? आखिर जैसे उदयपुर में जो संकल्प की बात जो अभी हमारी स्टोरी में भी आई और उसकी बात हो रही है, तो ये इसका ढिंडोरा ही नहीं पीटना था, ये तो अपना नुकसान करने जैसी बात हुई। निखिल, सबसे बड़ी बात यह है कि उदयपुर डिक्लेरेशन की बात पे तो हम लोग आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी जितने जगह इलेक्शन हुए हैं और जहां जहां पार्टी को लगा है कि वो बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, जहां जैसे आपका हरियाणा है और अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन में आप देखिए, तो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ जब कांग्रेस के कार्यकर्ता से आप बात करेंगे तो सीधे सबसे पहले ये जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल पे डालते हैं। हमें आपको पता होनी चाहिए केसी वेणुगोपाल महासचिव के साथ साथ महासचिव संगठन के हैं, तो जब ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ कम्युनिकेशन की बात होती है, सारी जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल पे आती है। तो उदयपुर डिक्लेरेशन से आज ये बात सामने में आई है कि जब आप यही G20 की बात, जो G23 था दरअसल, उसकी बात जब आप कह रहे थे कि गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों ने इस सवाल को उठाया था कि संगठन में एक बड़ा बदलाव होना चाहिए, जो कि 20-25 साल से अभी तक नहीं हुआ है, तो वो समय में ये बात हुई थी। उसी के बाद ये उदयपुर का डिक्लेरेशन आया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी जो महासचिव और दूसरे पदाधिकारी हैं उनका टेन्योर 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बाद दूसरे व्यक्ति का रिप्लेस होगा। तो केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में जब महासचिव के रहते संगठन के सचिव महासचिव होने में इतनी बड़ी हार होती रही है पार्टी को, तो महासंगठन के सचिव क्यों नहीं बदले गए? अगर वो नहीं बदले गए तो सवाल यह है कि प्रियंका गांधी 7-8 साल से महासचिव क्यों हैं? इस तरह के दर्जनों लोग हैं जो 10-10 साल से वहां महासचिव बैठे हुए हैं, तो दूसरा जनरल सेक्रेटरी कहां से आएंगे? तो ये सवाल आके तो लास्ट में आता है कि जब एक व्यक्ति एक पद की बात थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे कई लोग हैं
जी। और ऐसे अगर जिम्मेदारी आप कुछ लोगों में ये डाल दिए हैं, जिम्मेदारी उन पर डाला हुआ है, तो उसको कहा जाता है कि जब कभी भी ये इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी तो सीधा सीधा इसका इंपैक्ट राहुल गांधी पे पड़ेगा। उनकी टीम और उनकी जो कोर टीम है वो शायद अगर उदयपुर डिक्लेरेशन से प्रभावित होगा तो आप बदलेंगे नहीं, आप बदलेंगे नहीं और आपको बदलना भी नहीं है और जिम्मेदारी आप ईवीएम पे डालेंगे। तो ये सवाल तो ये है कि आप ये भी उत्तर प्रदेश में देखिए, अचानक एक खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के पूरे सारे संगठन को मंडल की इकाई से लेकर नीचे तक भंग कर दी गई है। और अचानक आप दूसरे दिन वो खबर देखिए कि उसमें आती है कि अभी जो लोग हैं वो बने रहेंगे तत्काल जब तक कि कोई दूसरा संगठन का चुनाव या दूसरे संगठन की व्यवस्था नहीं होती है। इस तरह से आपके हर स्टेट में संगठन की कमोबेश यही हालत है। और संगठन के बिना, जो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि आप जब हरियाणा का चुनाव लड़ने आए थे और जिस शोर से कह रहे थे कि बीजेपी को इस बार हराना है और कांग्रेस इस पे दोबारा आ रही है, ये सिर्फ मीडिया की हवा थी या संगठन में भी आपका एक सवाल, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिम्मेदारी फिक्स करने से बचने के लिए या राहुल गांधी को बचाने के लिए, या फिर हम चाहे उसको स्टेट्स में जाएं, और क्योंकि जो तमाम जो साथी दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो, ये सब शरद पवार समेत सब कि जी ईवीएम में दोष है। 40 से अधिक बार सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर चुका है। गिल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यही सी महाराष्ट्र के इलेक्शन में शरद पवार की पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो और कांग्रेस की पार्टी हो, एक बड़ी जीत के साथ अगर लोकसभा में आती है तो लोकतंत्र की जीत हो जाती है। तब आपको लगता है कि ये ईवीएम ने उनको एकदम लगा कि उनको ईवीएम ने खुल के एकदम दिया, बरसा कर दिया वोटों की। और जब आप विधानसभा के चुनाव में हारते हैं तो ये जिम्मेदारी लेने के बजाय कि ये पार्टी की हार हुई है या लोगों ने आपको नकारा है, आप अपने आत्म परीक्षण करने के बजाय सीधे ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते हैं। तो ये सवाल तो लोगों के जहन में इसलिए नहीं आता है कि आप अगर आज देखिए संजय सिंह जो बोल रहे थे वो एक भूमिका बना रहे हैं, उनको पता है कि आम आदमी पार्टी की इस बार दिल्ली में हैसियत क्या है। तो इसी भूमिका को बनाने के लिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल अगर शरद पवार से कल मिल रहे हैं और सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, तो यहां भी ये सवाल उनके सामने में भी है कि चुनाव से पहले अगर चुनाव आयोग पे आप शिकायत डाल रहे हैं, चुनाव आयोग पे दबाव डाल रहे हैं, तो मतलब साफ समझी जा सकती है कि दीवारों पे लिखा हुआ जो इश्तेहार है उसको आप पढ़ पा रहे हैं, उसको आप समझ पा रहे हैं कि दिल्ली में ठीक बात है। ये पहले से की जाने वाली तैयारी दिखती है। फिलहाल आज इस विषय पर इतनी ही चर्चा रखेंगे। कुमार आलोक, बहुत शुक्रिया, और तमाम अपडेट्स के साथ आपसे अगले बुलेटिन्स में जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल कुमार आलोक, और विनोद जी आपका भी शुक्रिया, लेकिन आपको अगले चर्चाओं में हम जोड़ेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि गठबंधन में टेंशन लेकिन सभापति पर जंग, आखिर ऐसा क्या है इसके पीछे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और गठबंधन में टेंशन, सभापति पर जंग, सभापति पर रार, लेकिन आखिर क्यों? गठबंधन का नेता कौन? राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी? ये सवाल आजकल जो इंडी गठबंधन है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, और इस सवाल का जवाब कौन और कैसे ढूंढा जाए, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में है। कांग्रेस पार्टी ने बहस को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की ओर मोड़ दिया। सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है।
देश के 72 साल के संसदीय लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चौंकाने वाला है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पहली बार एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है। पूरे देश ने देखा है कि उनके राज्यसभा में सभापति होने से सदन की गरिमा बढ़ी है। विपक्ष ने उस गरिमा पर हमला किया है, उसे तार तार किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे सदस्यों ने सांसद सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों का मुद्दा उठाया। ये देश की संप्रभुता का मामला है। सभापति पर हमला मुद्दों को भटकाने की एक साजिश है। क्या विपक्ष सभापति के खिलाफ महाभियोग लाने के प्रति गंभीर है? शायद नहीं, क्योंकि गठबंधन के अलावा कई दल, कोई भी दूसरे इसके जो साथी हैं वो इसके पक्ष में कई जो है वो नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक ही है। ऐसी हालत में इस प्रस्ताव का क्या मतलब रह जाता है? आखिर अडानी एजेंडे के साथ कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी थी कि उसने सीधे सभापति पर ही हमला बोल दिया? और इंडी गठबंधन वाले दलों ने साफ किया है कि उनसे कोई राय मशविरा नहीं लिया गया है। फिर संख्या बल ने गठबंधन कहां है? आखिर संख्या बल के मामले में गठबंधन कहां खड़ा होता है? जाहिर है यह प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ उठ रहे अविश्वास को दबाने की कोशिश भी हो सकती है। ममता बनर्जी को लेकर टीएमसी नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस के सोनिया गांधी के ट्रस्ट को मिलने वाले फंड को लेकर कांग्रेस पार्टी खामोश क्यों है? लेकिन कांग्रेस नेता जवाब देने के बदले दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि डॉक्टर शामिका रवि को अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस से फंड मिला है। शामिका रवि ने साफ जवाब दिया है और कहा है कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। सोरोस ने जिस बिजनेस स्कूल को फंड दिया था वो सिर्फ प्रोफेसर की हैसियत थी और इस संस्था से उनका कोई लेना देना नहीं था। फिलहाल इस खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको सीधे लिए चलेंगे आरबीआई के वर्तमान जो नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। I don't think it will be appropriate on my part, and as I mentioned to a few others yesterday in Delhi, I would first like to see, and I would like to understand the various issues, discuss with my officers, with the DGs, EDs, get into the grips of all the various issues that RBI is supposed to be looking into, and then come back to you, wherever it is required. So this is primarily more, of an introduction. Some faces, of course, quite familiar, and some new to the media as well as, to your audience. And so let me, first of all say that it is indeed an honor to head this August, this prestigious institution. And more than an honor, it is a huge responsibility as well, as you are all aware, with the various tasks, functions that have been entrusted to this central bank, including the monetary policy, the foreign exchange, reserves management, the currency control, the payment systems, spreading financial inclusion, banking regulation, growth of credit, ensuring liquidity, and so on and so forth. But RBI has, as I said, is an August, it's a prestigious institution, and it has a huge legacy. Some very commendable work, I think, RBI has done over the years, and it's all because of the hard work and the sheer diligence, the upholding of the values of public service by the staff, by the senior management, and including my predecessors, Mr. Shantikant Das, etc. And so I will continue to uphold the legacy and take it forward. I am aware that the RBI in its 90th year has given
to itself the theme of stability, trust and growth. All these three, I think, very, very apt pillars on which to work. So all these three broad themes that have been chosen, very, very pertinent. Ours is still an economy which needs to develop as we are in this entering in this Amrit Kal, and to realize the vision of the Viksit Bharat as in 2047, the huge responsibility that we have in ensuring that the growth that this country actually has, that continues, that is part of this theme, and that will continue. Stability in policy, again, very, very important, and this is something even in my previous role we try to give a stability, a continuity in policy. So whether it is taxation policy or fiscal policy or monetary policy, I think all businesses, all people, they do need this continuity and stability rather than a day-to-day kind of a policy. So we continue to uphold this value, this principle of stability. And again, trust. I can assure you that this institution, what it is basically because it has been able to earn the trust of the people, and so whatever decisions are taken, they will be taken with public interest in mind, so that the trust that the public has reposed in this institution, that not only continues but is strengthened. While stability, as I mentioned, is important, we are also aware that we are in a constantly evolving, constantly changing. This world is dynamic with geopolitical tensions, with the impact of climate change, and political uncertainty around the world. So, as with other organizations, where change, the only constant that it says, is change. And so we have to be conscious of this fact, that while we do maintain continuity and stability, we cannot be stuck to it, and we have to be alert and agile to meet these challenges while we maintain a policy continuity. Secondly, I do believe that one of the most important roles of the central bank here is to spread financial inclusion with the banking sector, banking and the non-banking finance companies under its fold. Huge responsibilities for financial inclusion. We have, of course, traveled a lot with in financial inclusion, especially with regard to making available and accessible banks to the doorsteps of each and every nook and corner of the country. But there is still more to be done, and so we will collaborate. I think that is going to be a key for this. We need to collaborate with all our stakeholders, especially the financial regulators, not only for their needs of banking and their needs of credit, but even their other financial needs. We need to collaborate with the financial regulators and the central government and the state governments so that the benefits of financial inclusion, formal financial inclusion, reaches everyone. Another key pillar which I have been always following and supporting from day one, since I entered my service, and being an engineer myself, which has been reported quite widely,
is to use technology, and where we started from 30 years ago and where we are today, I think it's a totally different world. Those who are my age especially would be able to appreciate as to how this world has changed. And the central bank, the Reserve Bank, has also made its big contribution in this regard, whether we talk about, especially when we talk about the universal payment interface, UPI has made big names, not only in our country but now internationally. So how we are going to be able to use technology? We did this even in in revenue. You can see the GST and the income tax systems, Aadhaar. So technology, how we can further use technology to reduce costs, to make financial inclusion more accessible and all pervasive is one key pillar that we will work on. And for this, of course, innovation will be key, and while innovation will have to be fostered, will have to be supported, we will of course have to be also conscious of the risks that it may entail, and so putting in place requisite safeguards and guardrails without letting without killing or without stopping innovation. We'll work towards further use of technology. Over these years, I have also realized that while every institution, including RBI has huge knowledge, and as I mentioned earlier, they have done a tremendous job. They have done a wonderful job in monetary policy management and other financial inclusion, etc. We need to be conscious that we do not have the monopoly of all knowledge, and so knowledge, information, knowledge, expertise is available outside as well, whether internationally or nationally. And so consultation, which they have been doing, not to say that they have not been doing this, consultation is another one key pillar of our policy making, which RBI, whenever it publishes, finalizes its regulations or master directions, it does do a wide public consultation, and so this is one thing. तो आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय मल्होत्रा, रिजर्व बैंक के नए गवर्नर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उसकी काम किया है, लगातार कोशिश की है, उसके लिए उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा आगे भी इस ट्रैक को जारी रखेंगे। और एक बार फिर वापस लौटते हैं अपनी चर्चा में, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे कि गठबंधन में टेंशन, लेकिन सभापति पर रार आखिर क्यों कर रही है ऐसा कांग्रेस पार्टी, और उसके पीछे की क्या सियासत है, ये हमने आपको विस्तार से बताया। अब आपको सुनाते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि पहली बार एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है, उनके राज्यसभा में सभापति होने से सदन की गरिमा बढ़ी है। विपक्ष ने उस गरिमा पर हमला किया है। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है, और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। तो
आखिर ये जो बेमतलब के आरोप हैं ये लगाए क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे का एजेंडा क्या है? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बीजेपी के अध्यक्ष ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों पर सवाल उठाया। इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं। विदेशी धरती से जो लोग भ्रष्टाचार या भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त होते हैं उनके साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध हमेशा से निकलता आया है। याद करिए, यूनियन कार्बाइड वाले वॉरेन एंडरसन का किसके संबंध था? भोपाल गैस त्रासदी वाले 84 में कांग्रेस का। ओटावियो कॉट्रोची से किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। गाइडो हेस्के के साथ किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड डील में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। अब जॉर्ज सोरोस कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। तो साहब, ये कहानी बहुत पुरानी है और ये यात्रा भी बहुत पुरानी है। उसी चीज की घबराहट है कि कहीं सारे के सारे तथ्य निकल के सामने आए तो समस्या हो। और मैं पुनः पूछना चाहता हूँ, विगत 40 वर्षों से मैंने 1984 यूनियन कार्बाइड वॉरेन एंडरसन को सरकारी जहाज में भगाने से लेके 2024 जॉर्ज सोरोस तक हर विदेश के किसी न किसी भारत विरोधी या भारत में आरोपित व्यक्ति के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध क्यों निकलता है, इसका जवाब देने से बचने के लिए ये बवाल हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस के साथ क्या संबंध है। जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो उससे बचने के लिए ये बवाल है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि ये सब कुछ अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है। अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं, वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं। वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए, हाउस चलना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलाना, ये कहते हैं राहुल गांधी। लेकिन क्या सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है हाउस चलाना? और जब आप ये आरोप लगाते हैं कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है, तो यही आरोप तो आपके ऊपर भी लगाए जा रहे हैं कि दरअसल ये सब कुछ जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध जो है उससे ध्यान भटकाने के लिए पूछा जा रहा है। और गठबंधन में जब हम टेंशन की बात करते हैं कि आखिर कौन इसका नेता है, क्या कुछ है, तो फिलहाल इस पूरी खबर पर हम एक बार चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, आपने पूरी स्टोरी सुनी। ये आरबीआई गवर्नर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उससे पहले हमने साफ तौर पर दिखाया कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और कौन क्या कुछ कह रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? क्योंकि आपने सुना कि राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया गया है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आखिर इस पूरे प्रकरण में उपसभापति का या राज्यसभा के सभापति का क्या कुछ लेना देना था, उनके ऊपर क्यों प्रश्न उठाया गया? सिर्फ उसके पीछे का वजह यह है कि जॉर्ज सोरोस के संबंध गांधी परिवार से साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके इस रिपोर्ट में मुझे लगा, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी तरफ से आरोप प्रत्यारोप की बात तो करते हैं, संसद तो इसी के लिए है। लेकिन इस संसद में जो बात जो किरण रिजिजू कह रहे थे, 72 साल के संसदीय परंपरा और संसदीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष के द्वारा कभी अविश्वास प्रस्ताव एक तरह से उपराष्ट्रपति जो अभी राज्यसभा के सभापति है उनके ऊपर लाया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ।
ये इसकी वजह क्या रही होगी? आखिर कांग्रेस पार्टी को एक इम्पीचमेंट का आप एक तरह से कह सकते हैं, महाभियोग कह सकते हैं इसको, ये लाने की इस तरह की जल्दीबाजी क्यों थी? कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे को, अपने मुद्दे को जिस रूप में रखना चाहे, उनके पास में वो टीम है, लोकसभा राज्यसभा में उनके सदस्य हैं, काफी लोग हैं वहां, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन इसमें मोहरा सभापति बनाने जाने की बात मुझे लगता है इस देश के लिए और लोकतंत्र और संसदीय परंपरा के लिए शर्मनाक एक घटना है। रिजिजू जो बात कह रहे थे संसदीय कार्य मंत्री कि एक किसान परिवार से पैदा होने वाले, आप उनके संघर्ष और उनके व्यक्तित्व को समझिए कि वो उपराष्ट्रपति के चेयर तक पहुंचे हैं। संसद के गरिमा में अगर वो एक उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनकी बात को लेके और उन पे सीधे आरोप लेके आप एक डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पूरे की चर्चा को, पूरे वहां के सदन में जो आरोप प्रत्यारोप है उसको लेके। अगर आपने अडानी के सवाल को लेके पिछले 12 दिन से लोकसभा से लेके राज्यसभा तक सदन की कार्यवाही बाधित किए हुए हैं, तो बीजेपी के इस सवाल से आप क्यों भाग रहे हैं कि जॉर्ज सोरेस का फंड सोनिया गांधी के जो एसोसिएशन है उसमें कैसे पहुंचा है, जिसकी सोनिया गांधी को चेयर है? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता ने, किसी ने अभी तक इस बात की कोई पुष्टि की है कि यह खबर झूठी है, या ये बात कही है कि सोनिया गांधी उस ट्रस्ट में को चेयरमैन नहीं है? तो सवाल यह है कि आप इन चीजों को अगर झेल नहीं सकते तो अडानी के मुद्दे जो ओसीसीआरपी के एक मैगजीन में या एक खबर को लेके इतना बवाल आप काटे हुए हैं भारत में, तो ये चीज करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके खिलाफ भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके आपको सामना करना पड़ेगा। ये राहुल गांधी सामना करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है दुष्यंत नागर जी, सवाल बहुत सारे हैं, आपने देखा आरोप भी बहुत सारे हैं। एक आरोप तो यही है कि सोरोस और सोनिया गांधी का आखिर संबंध क्या है, और सबसे बड़ी बात कि इस पर चुप्पी क्यों है, इस पर भी कुछ बोल देते। देखिए, बड़ी गंभीर बात विनोद जी वैसे तो रोज ही उठाते हैं, लेकिन आज इन्होंने बड़ा मार्मिक बात कही है कि किसान के बेटे को अपमानित किया जा रहा है। देखिए, 300 के आसपास किसान आज नोएडा की जेल में बंद हैं। शंभू बॉर्डर पे पंजाब से हरियाणा में किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर मिर्च का स्प्रे मारा जा रहा है। मैं समझता हूं वो भी किसान है। माननीय उपराष्ट्रपति जी का हम बहुत आदर करते हैं, उन्होंने कांग्रेस की भी सेवा की है, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल की भी सेवा की है, वो वाया भाजपा देश के उपराष्ट्रपति बने हैं और एक सम्मानित चेयर पे, प्रतिष्ठित चेयर पे वो विराजमान है। देखिए, अगर विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग ला रहा है तो वो लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत ला रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष के नेताओं की जो मर्यादा है उनको खंडित किया है, इसलिए महाभियोग लाया जा रहा है। वही वजह पूछी जा रही है कि तरीके से लाया जा रहा है। भाई, वो जब चर्चा होगी तो सारी चीज बताएंगे, आप चर्चा शुरू करवाइए। मैं उनके ऊपर सदन से बाहर चर्चा नहीं कर सकता, मैं उसकी पात्रता नहीं रखता। ठीक है, पात्र व्यक्ति उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों की हितैषी है तो तत्काल नोएडा में जो किसानों को गिरफ्तार किया हुआ है उनको छोड़े, शंभू बॉर्डर पे जिनको रोका हुआ है उनको आगे आने की अनुमति प्रदान करे। दूसरी बात जॉर्ज सोरेस की करना चाहता हूं। जॉर्ज सोरेस का 40,000 छोटे जो बिजनेस हैं उनमें हिंदुस्तान में निवेश है। जॉर्ज सोरेस की कंपनी को यूएन फंड देता है, उस फंड में सबसे ज्यादा भागीदारी भारतवर्ष की है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनको दे रही है? मोदी जी और सोरेस, जॉर्ज सोरेस की कौन सी कंपनी को यूएन फंड देता है? जॉर्ज सोरेस की कंपनी नहीं, जॉर्ज सोरेस एक संस्था, एक एनजीओ के माध्यम से अफ्रीकी देशों में काम करते हैं जिसको यूएन फंड करता है। जॉर्ज सोरोस का भारत के प्रति क्या रवैया है, ये तो दुष्यंत नागर जी आपको बताने की जरूरत शायद नहीं है जी। अफ्रीका से फंड आता होगा, अमेरिका से फंड आता होगा, यूएन से फंड आता होगा, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ एजेंडा चला रहा है, उससे अगर मैं और आप या कोई भी व्यक्ति फंड लेगा तो सवाल उठेंगे, और सवाल वही है, वही पूछा जा रहा है। सवाल उठने चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन हमसे तो आप सवाल पूछोगे और 40,000 बिजनेसों में उनका निवेश ले रहे हो। भाई, आप उस पैसे को जब्त करिए ना। तो आप जो कह रहे हैं कि जिस प्रक्रिया के तहत, अगर आप जो कह रहे हैं कि जिस प्रक्रिया के तहत उपराष्ट्रपति के खिलाफ आप लोग लाकर आ रहे हैं, उसी प्रक्रिया के तहत वो बिजनेस कर रहे होंगे।
सर मैं ये कह रहा हूं, जॉर्ज सोरोस पे एफआईआर दर्ज करिए, प्रत्यार्पण की मांग करिए, हिंदुस्तान लाइए, जो पैसा उन्होंने भारत में निवेश किया हुआ है उसे जब्त करिए, ईडी का समन भेजिए, ईडी के सामने उनको बिठाइए। ठीक है, इसका जवाब एसएन सिंह से लेंगे। ठीक है, इसका दुष्यंत जी इसका जवाब एसएन सिंह से लेंगे। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि उनके खिलाफ प्रत्यर्पण उनको कराइए, उनके खिलाफ वो कराइए, तो उससे पहले तो जो कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे हैं उनके खिलाफ ही हो जाए कि आपने उनसे फंड लिया। बिल्कुल हो जाइए। ठीक है, एसएन सिंह जवाब देंगे। कार्रवाई करिए, एसएन सिंह जवाब देंगे। एसएन ठीक है, सुन लीजिए, हो गया, आपका टाइम खत्म। जानते हैं क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज के योग्य नहीं होता है और उसको कोई चीज मिल जाती है ना, तो उसका दुरुपयोग करता है। एक प्रसंग सुनाऊंगा। विश्वामित्र जी से भगवान राम कहते हैं कि भाई आप तो किसी को भी ले आए होते और जितना जानकारी आपको है उसको बताए होते अस्त्र शस्त्र विद्या, और वो उस तरह से किया होता, राक्षस मार दिए जाते। उन्होंने कहा किसी को नहीं दे सकते ना, किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोगों को सब चीज की जानकारी नहीं होती। अच्छी बात है, अविश्वास प्रस्ताव आपने कहा संवैधानिक दायरे में ले आना चाहिए, लेकिन संवैधानिक दायरे का दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए ना, आपके पर्सनल प्रोटेक्शन में वो लागू नहीं होना चाहिए ना। आपसे सवाल पूछा गया कि सोनिया जी का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है, राहुल जी हिंडनबर्ग की ही बात को क्यों आगे बढ़ाते, क्यों जो विदेशी दुश्मन है उनकी बातों को राहुल जी कहते हैं, तो इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। क्यों ले आएंगे अविश्वास प्रस्ताव? भारत के खिलाफ क्या ऐसी हो रही है? भारत में कौन सी ऐसी गतिविधि चल रही है 75 साल में? क्या कभी ऐसा नहीं रहा कि विपक्ष के पास 50 मेंबर नहीं हो? वैधानिक व्यवस्था तो यही कहती है ना कि 50 मेंबर कभी भी चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव ले आ देंगे। परमाणु डील पर बहुत सारी ऐसी बहस चलती रही। आदरणीय हमारे बहुत सारे नेता उस समय, जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, वो धरना प्रदर्शन करते रहे, बाहर बैठते रहे, लेकिन उन्होंने तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लिया, कभी नहीं लिया। क्योंकि जो राहुल जी अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का सम्मान नहीं करते हैं, जिन पार्टी के लोग द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी कहते हैं, जिन पार्टी के लोग वो उपराष्ट्रपति जी की मिमकरी कराते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा सवाल पूछा गया, आज सोनिया जी को कह देना चाहिए कि नहीं मैं उपाध्यक्ष नहीं हूं, बात खत्म हो जाती। अब सोनिया जी से कोई सवाल ना पूछे, राहुल जी से कोई ये ना पूछे कि जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है, जो कहता है 370 पुनः बहाल होगी, जो कहता है कि पृथक राज्य कश्मीर में होना चाहिए, उसके साथ फोटो खिंचवाने में शर्म नहीं है, लेकिन ये कह देने में कि नहीं मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, ये कहने। तीसरा आपने पूछा कि भाई जॉर्ज सोरोस की कंपनी भारत में काम नहीं करती है, और बहुत सारी, चाइना हमारा दुश्मन देश है बहुत सारे मुद्दे पे, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है बहुत सारे मुद्दे पे, तो चाइना के जो सामान भारत में आते हैं तो क्या भारत अपनी विचारधारा बदल देता है? क्या आप चाइना के साथ खड़े हो जाएं? यही अंतर समझना होगा कि कब कौन सी चीज कहां पे लागू होती है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो ये जानकारी दुरुस्त कर लीजिए कि संवैधानिक व्यवस्था है कि 50 मेंबर कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ले आ सकते हैं, लेकिन किस लिए? इसलिए कि आप कटघरे में हैं, इसलिए कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लग रहा है, देश का उसमें क्या लेना देना। चौथी बात मैं कहूंगा, सबसे बड़ी बात, जब इन लोगों को लगा जो एक घमंडिया गठबंधन है बिखर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने एक चाल चला। वो चाल कैसे चले कि हम फिर अगुआ बने हुए हैं और आइए देखिए हम सब एक हैं। कोई एक नहीं है भैया। आपने अभी किसानों के मुद्दे को उठाया, भाई कर्नाटक में किसान नहीं है, वहां तो 1100 किसान शहीद हो गए, एक बार भी आप वहां की बात नहीं करते हैं। आप न कर्नाटक की बात करेंगे, न किसान की बात करेंगे, न महिला की बात करेंगे, न देश के सम्मान की बात करेंगे। और इसीलिए हमारे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और देश के लोग भी ये जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो टूल किट बन गई है। वो पैसा जो ले लेते हैं ना, पहले क्या होता था शादी ब्याह में हर आदमी का काम फिक्स होता था कि ये पैसा लेगा इसके बदले ये काम करेगा, तो ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग जो है पैसे पे काम कर रहे हैं, देश विरोधी ना, इसीलिए इनको देशद्रोही कहा जा रहा है। निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वो संसद को चलाए, मर्यादा में चलाए, लेकिन अपने जो आपको हक मिला है उसका गलत उपयोग कर देना। 91 में, 95 में, 93 में, 72 में, 74 में, 75 में कभी इमरजेंसी लगा दीजिए, कभी एक धर्म के शिक्षा को प्रतिबंधित कर दीजिए, कभी पूजा स्थलों पे कानून ले आ दीजिए, कभी किसी को वक्त को बहुत ज्यादा पावर दे दीजिए। ये दुरुपयोग मत करिए। इस नाते देश की जनता ये जान रही है कि कांग्रेस ये गलत दिशा में जा रही है। उससे सवाल पूछा जा रहा है आपका संबंध है कि नहीं? दो शब्दों में कहिए है या नहीं? ठीक है। देखिए मैं दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। जी मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा।
आपके पास सर आऊंगा। थोड़ा सा ले लीजिए फिर। अच्छा चलिए आप दे लीजिए। देखिए एसएन सिंह जी बड़े समाजवादी और विद्वान व्यक्ति हैं, हम इनका बड़ा एहतराम करते हैं, विचारधारा अलग जरूर है। दो बातें मैं इनकी जवाब देना चाहूंगा। एक तो सोनिया जी का या कांग्रेस के किसी भी नेता का जॉर्ज सोरस से उतना संबंध है जितना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और दूसरी आप बात कर रहे थे ना पैसे लेके काम करते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा गठित पीएम केयर फंड में ऐसी कंपनियों ने पैसा दिया है जिनके ऊपर ईडी की जांच चल रही है। तो श्रीमान जी और राहुल गांधी को बता दीजिए आप, या राहुल गांधी क्या है, जब सच्चाई आप नहीं बोलते हैं ना बड़े भाई, जब सच्चाई लेकर नहीं आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ के माफी मांगते हैं और चैनलों पर बैठ के झूठ बोलते हैं, आपको लगता है कि देश और प्रदेश की जनता गुमराह हो जाएगी। तो देश और प्रदेश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। आपने क्या क्या कहा, आप विदेशों में जाकर कहते हैं कि सिख पगड़ी पहनकर जा नहीं सकते हैं, भारत में लोकतंत्र है ही नहीं है, भारत में ईवीएम है ही नहीं है, भारत में सुप्रीम कोर्ट है नहीं। तो जो भारत की वैधानिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर बार बार आप सवाल उठाएंगे। उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं के नाते कर्नाटक और हिमाचल में आप जीत जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह देश प्रदेश की जनता जानती है, एक तरफा एजेंडा है, भारत को बदनाम करिए, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करिए और जिनसे पैसा लिए उनके लिए काम करिए। कौन नहीं जान रहा? निखिल ठीक है, मैं विनोद जी को लेकर आऊंगा। विनोद जी क्या आपको लगता है? ये बड़ी गंभीर बात है। मैं आपके पास आऊंगा दुष्यंत नागर जी, आपके पास आऊंगा। विनोद जी, मैं एक बात ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो सारी राजनीति है और जिस तरह से जिस गंभीरता की बात दुष्यंत नागर कह रहे हैं उनका ये पॉलिटिकल राइट है और वो संवैधानिक अधिकार है, वो जाकर के उसको ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या ये व्यक्तिगत तौर पर रक्षा के लिए क्या राहुल गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर आरोप ना लगने पाए, उससे ध्यान भटकाने के लिए क्या ये जो बीजेपी का आरोप है, कितने सहमत हैं आप? देखिए, एक तो हमारे दोनों प्रवक्ता हैं और दो हमारा जो विषय है आज का वो है नहीं, जो ये बात कह रहे हैं नागर साहब, जिस बात को लेकर चर्चा चाहते हैं। नागर साहब चर्चा चाहते हैं, हमारा चर्चा का विषय वो नहीं है। नागर साहब, मैं 2-3 कानूनी पक्ष आपके सामने में रखता हूं, बाकी आपको जो भ्रम फैलाना हो आप फैलाते रहिए। अभी महाभियोग का देखिए, एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं हमसे आप ज्यादा जानकार हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। राज्यसभा के जो सभापति हैं, एक मिनट आप सुन लीजिए, आपका बहुत ज्ञान मैंने सुना है। राज्यसभा के जो सभापति हैं वो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। उनके खिलाफ अगर महाभियोग लाते हैं तो राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी उसका प्रस्ताव आता है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने जब अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो उस नोटिस देने से पहले 14 दिन का एक टाइम है, लिमिट है कि 14 दिन पहले आप नोटिस लाएंगे। आज 12-13 तारीख है और 20 तारीख को संसद का ये शीतकालीन सत्र खत्म होने वाला है। बिल्कुल ठीक, आपको सब कुछ पता है, नंबर भी नहीं आपके पास। ना आपके पास नंबर है, आपके पूरे इंडिया गठबंधन के पास 85 नंबर है और आप सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए देश का आप एक तरह से गुमराह, जैसे आप यहां बैठ के कर रहे हैं। किसान नेता नोएडा का और वहां पे धरने पे बैठा हुआ किसान से आप सीधे उपराष्ट्रपति किसान का नेता, किसान की बेटा से तुलना कर रहे हैं। ये ठीक है, आप तुलना करिए, लेकिन उस मर्यादा को समझिए कि एक लंबा संघर्ष है उसके जीवन में, जो जगदीप धनखड़ वहां उपराष्ट्रपति बन के पहुंचे हैं। आप उनको इस तरह से इस बहस में आपको सुरेश के में जवाब देना है, इनको अडानी के खिलाफ जवाब देना है, और इस जवाब के बीच में आप सीधे उपराष्ट्रपति को ले आते हैं, तो ये पद और गरिमा की तौहीन करना होता है। इसको आप कब समझेंगे? ठीक है, और आप अगर इसको समझने नहीं पा रहे हैं तो सीधे सीधे आप कहिए कि इस देश की राजनीति और विपक्ष की राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, मैं उससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी 2 कमेंट्स चाहूंगा। दुष्यंत नागर जी, आपसे जो सवाल पूछा गया है, 14 दिन का नोटिस देना होता है, नंबर नहीं है। सवाल भी तो सुन लीजिए साहब, 14 दिन का नोटिस देना होता है, नंबर है नहीं आपके पास, तो ये क्यों ना केवल पॉलिटिकल गिमिक माना जाए और ये माना जाए कि ध्यान भटकाने की जो बात कही जा रही है वो सच है, क्योंकि न चर्चा होनी है, न ये नोटिस दिया जा सकेगा, न ये सर्व होगा, न नंबर है आपके पास। देखिए, सदन की कार्यवधि बढ़ाई जाए, कौन मना कर रहा है? अब ये कौन सी बात है? गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं बात कहना चाहता हूं, ये बात व्यक्तिगत रूप से जगदीप धनखड़ जी की नहीं है, उसकी जानकारी रखिए आप। जगदीप धनखड़ जी आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, लेकिन विषय
ये सांसदों के अधिकार का है। विशेष इसके पहले 72 वर्षों में इसके पहले 72 वर्षों में कभी ऐसा हुआ था? और आज कौन सा रात में आप लोग जागृत हुए? सुन तो लीजिए, ऐसा कौन सा रात में सपना आया? इसके पहले भी करते रहे होंगे आपके हिसाब से। सुन तो लीजिए, इसके पहले भी करते रहे होंगे। कौन सा रात में सपना आ गया कि 14 दिन का नोटिस नहीं पूरा हो पा रहा है? वो तो पहले से प्लान करके ले आए होते, लाना होता तो। देखिए, तो हम अनुरोध करेंगे सरकार से कि सदन की कार्यावधि बढ़ाई जाए और इस पे चर्चा की जाए। ठीक है। रही बात दूसरी नैतिकता की, बहुत बड़ी बातें कर रहे थे मिश्रा जी। अरे मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, हामिद अंसारी जो एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानी दी, आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं इस चर्चा को खत्म करना चाह रहा हूं, एसएन सिंह के पास जाऊंगा। तो उनको किस प्रकार से ट्रोल किया जाता था? ठीक है, ट्रोल किया जाता था। एसएन सिंह जल्दी से जवाब दीजिए। 10 सेकंड में दोनों चीजों को देखिए। और मैं नहीं चाहूंगा, मैं किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन आप जाके पढ़िएगा कि आदरणीय हामिद अंसारी जी जो देश के उपराष्ट्रपति रहे, माननीय रहे, उनका अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति दुराव किस तरह से है, मैं ये पूरा जग जाहिर है, सब लोगों ने देखा है कि उन्होंने कहा कि भेदभाव होता है। 2 चीज मैं कहूंगा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, आप प्रतिपक्ष के नेता थे, 2 बड़े डिसीजन होते हैं। एक में यूएन में भारत की सदस्यता की बात थी और जवाहरलाल नेहरू जी फाइनल करते हैं कि नहीं, पहले चाइना को दे दिया जाए। जब उस पर डिस्कशन होता है, एक पत्रकार एक बार सवाल पूछ रहा होता है, तो स्वर्गीय वाजपेयी जी कहते हैं ठीक है, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जैसा निर्णय लिया देश हित में लिया होगा। दूसरा, जब देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे और श्रीलंका में सेना भेजने की बात थी, बहुत सारे सवाल जवाब किए जा रहे थे, लेकिन उस समय भी देखे होंगे जब वो जाते हैं विदेश में, एक सवाल पूछा जाता है, वो कहते हैं देश के आंतरिक मामलों में बाह्य हस्तक्षेप हमको मंजूर नहीं है। ये अंतर कब समझेंगे कि बाहर जाके देश के लोकतंत्र को बदनाम करना, देश के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, राष्ट्रपति को बदनाम करना, उपराष्ट्रपति को बदनाम करना, ये कांग्रेस पार्टी कब बंद करेगी? क्योंकि आपके पास कुर्सी नहीं है। कुर्सी किसी भी कीमत पे चाहिए, किसी भी शर्त पे चाहिए, चाहे देश का बंटवारा हो जाए, चाहे हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, ये सब करके ही तो कुर्सी पाए साहब। अब तो बकस दीजिए। ठीक है। अब आज चर्चा को समाप्त करेंगे। चर्चा में हमारे पास वक्त सिर्फ इतना ही है। एसएन सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका, दुष्यंत नागर जी बहुत शुक्रिया, फिर चर्चा में जोड़ेंगे तब बहस आगे करेंगे। विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय आज बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।